Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd June 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about World No Tobacco Day, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health segment. देखिए जो बीता हुआ 31 मई था, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एज वर्ल्ड नो टोबैको डे. तो हर साल WHO इस दिन को दुनिया भर के अलग अलग गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज करती है उनके कंट्रीब्यूशन को इन curbing the use of tobacco. तो WHO इन फैक्ट अवेयरनेस डेवलप करने की कोशिश करती है या इनकरेजमेंट देने की कोशिश करती है इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द यूज़ ऑफ टोबैको. जो 2022 में वर्ल्ड नो टोबैको डे था 31 मई को, इसका थीम था प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. टोबैको का हमारे इंडिया के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हेल्थ के ऊपर या इकोनॉमिक कॉस्ट इसका क्या है, उसको लेकर के कुछ डाटा देख लेते हैं. हो सकता है टोबैको से रिलेटेड आपसे मेंस में सवाल पूछ ले, वहाँ पे ये डाटा हेल्पफुल होगा. सो अगर पब्लिक हेल्थ की बात की जाए तो इन इंडिया ओवरऑल अबाउट 1.3 मिलियन डेथ्स एवरी ईयर इज़ एट्रीब्यूटेड टू टोबैको यूज़. यानी कि हर साल लगभग 13 लाख लोग टोबैको के इस्तेमाल के कारण मरते हैं हमारे देश में. दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 3,500 डेथ्स पर डे. अगर इकोनॉमिक कॉस्ट की बात की जाए तो WHO की स्टडी जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिजीज़ एंड डेथ्स एट्रीब्यूटेबल टू टोबैको यूज इन इंडिया, इसके हिसाब से द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ डिजीज एंड डेथ एट्रीब्यूटेड टू टोबैको एंड यूजेज ऑफ टोबैको इन इंडिया इज़ अबाउट 1.77 लाख करोड़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ इंडियाज़ GDP. यानी कि टोबैको कंज्यूम करने के कारण जो फिर बीमारियां होती हैं उन बीमारियों पे इलाज कराने पे जो खर्च होता है या फिर टोबैको कंजम्पशन के कारण जो ह्यूमन पोटेंशियल या प्रोडक्टिविटी लिमिट होती है उसका ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के ऊपर 1.77 लाख करोड़ तक का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हर साल. तो ये दो डाटा आप कोट कर सकते हैं कैसे टोबैको ओवरऑल पब्लिक हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है और ओवरऑल इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टोबैको के कंजम्पशन को कम करने के लिए भारत सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं. फॉर एग्जांपल नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हैज़ बीन ब्रॉट, जिसका एक गोल है आउट ऑफ मैनी अदर गोल्स. नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एक गोल है टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ टोबैको बाय 30% बाय 2025. तो 2017 में जितना भी टोबैको कंजम्पशन था उसका 30% तक कम कर देना है 2025 तक. उसके अलावा भारत सरकार एक ऑलरेडी कानून ला चुकी है जिसका नाम है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, कोटपा एक्ट 2003. इसको शॉर्ट में कोटपा कहते हैं, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट ऑफ 2003. कोटपा एक्ट का जो सेक्शन 4 है इट प्रोहिबिट्स स्मोकिंग इन एनी एरिया वेयर पब्लिक हैज एक्सेस. या सरल शब्दों में कहें तो कोटपा एक्ट का सेक्शन 4 जो है इट प्रोहिबिट्स smoking at public places. The law, however, permits establishment of smoking areas or spaces in airports, hotels having 30 or more rooms or restaurants having sitting capacity for 30 or more. आपने एयरपोर्ट पे इस तरीके का देख रखा होगा स्मोकिंग जोन, या फिर ऐसे के बड़े बड़े होटल्स जहाँ पे 30 से ज़्यादा कमरे होते हैं वहाँ पे भी एक स्मोकिंग जोन बनाना होता है एज़ पर दिस लॉ. पब्लिक प्लेस में कोई स्मोक नहीं कर सकता एज़ पर दिस सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट ऑफ 2003. लेकिन हाँ, लार्जर पब्लिक प्लेसेस में जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे इस तरह के स्मोकिंग जोन्स भी बनाए जाने हैं ताकि जो लोग भी इससे एडिक्टेड हैं वो वहाँ जा कर के अपनी एडिक्शन को फिर सैटिएट कर पाएँ. उसके अलावा कोटपा एक्ट के अंतर्गत देयर हैज़ बिन अ प्रोविज़न ऑफ ग्राफिक वार्निंग. तो हर इस तरह के सिगरेट प्रोडक्ट पे या टोबैको प्रोडक्ट पे ये ग्राफिक वार्निंग जो होती है, ऐसा नहीं है कि ये टोबैको मैन्युफैक्चरर शौक से करते हैं या पब्लिक कंसर्न का ध्यान में रखते हुए ग्राफिक वार्निंग हमें देते हैं. दे डू इट बिकॉज इट इज़ ए स्टैच्यूटरी मेजर्स. इस कानून के अंतर्गत इनको इस तरह का ग्राफिक वार्निंग, फ़ोटो इमेज के साथ वार्निंग देनी ही है फॉर पब्लिक हेल्थ. उसके अलावा और भी स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने.
लगभग 1-1.5 साल पहले काफ़ी न्यूज़ में था, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बैन कर दिया था बाय ब्रिंगिंग ए लॉ जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट ऑफ 2019। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या शॉर्ट में कहें तो ई सिगरेट, ये क्या होता है ज़रा देखिए। ये इस तरीके का बैटरी पावर्ड फ्लेवर्ड स्मोक होता है। तो निकोटीन को, यानी कि जो सिगरेट वगैरह में जो चीज़ें होती हैं तंबाकू में, वो तो एक्चुअली निकोटीन ही होता है। तो निकोटीन को बैटरी पावर्ड इस तरह का इक्विपमेंट होता है जो बर्न करके और स्मोक रिलीज़ करता है, फ्लेवर्ड स्मोक रिलीज़ करता है। अब ये जो ई सिगरेट है ये नॉर्मल सिगरेट से थोड़ा कम खतरनाक होता है, कम हानिकारक होता है। तो ई सिगरेट्स माना जा रहा था कि बेहतर है आज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सिगरेट्स, और इस कारण से ई सिगरेट्स पे बैन नहीं लगाए गए थे, इस उम्मीद में कि कम से कम जो लोग नॉर्मल सिगरेट्स पीते हैं उससे अच्छा है कि वो ई सिगरेट्स का कंजम्पशन करें, इट विल हैव एटलीस्ट लेसर इम्पैक्ट ऑन देयर बॉडी। लेकिन 2019 में पार्लियामेंट ने इस ई सिगरेट पे भी बैन लगा दिया, और इस जो नया कानून है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल एक्ट ऑफ 2019, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ई सिगरेट के ऊपर बैन क्यों लगाया गया, जो वो भी ज़रा समझते हैं। देखो, ई सिगरेट अपने आप में एडिक्टिव है। होता क्या है कि इस तरह के जो हमारे देश में यंगस्टर्स हैं 18-19 साल के, वो लोग जो नॉर्मली स्मोक नहीं भी करते हैं, वो लोग भी ई सिगरेट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि चलो इससे तो कुछ खास खतरा है नहीं, लेट मी स्मोक ई सिगरेट। और एक बार जब ई सिगरेट की एडिक्टिव हो जाते हैं वो, देन दे स्लोली माइग्रेट टू द ट्रेडिशनल सिगरेट्स। सो जो उम्मीद थी कि ई सिगरेट जो है वो ट्रेडिशनल सिगरेट के कंजम्पशन को कम करेंगे, ऐसा हो नहीं रहा था। रादर इट वाज लीडिंग टू अपोजिट, इट वाज रीइंफोर्सिंग कन्वेंशनल स्मोकिंग, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये तो लेस हार्मफुल है, तो पहले उसका कंजम्पशन शुरू कर रहे थे और बाद में धीरे धीरे कन्वेंशनल सिगरेट में वो माइग्रेट कर जा रहे थे। दैट इज़ वाई डिस्पाइट बीइंग लेस हार्मफुल एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल स्मोकिंग, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च रिकमेंडेड अ कंप्लीट प्रोहिबिशन बिकॉज इट अट्रैक्ट्स यूथ एडोलेसेंट्स टुवर्ड्स स्मोकिंग। उसके अलावा जो ई सिगरेट्स थे, दे हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द फीटस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इसके भी हेल्थ हजार्ड है, ऐसा नहीं कि ई सिगरेट बिल्कुल उसका हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, इसके भी हेल्थ हजार्ड हैं। ये भी कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे भी कैंसर हो सकता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, इट इज़ हाईली एडिक्टिव। तो इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए ई सिगरेट जो पहले अलाउड थे उनको भी बैन कर दिया। सो ऑल सच स्टेप्स हैव बीन टेकन in order to bring down the consumption of tobacco in our country. The next article is about Prevention of Money Laundering Act 2002, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्यों ये आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं, क्यों प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी देख लेंगे। देखिए, नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ और फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिल करके स्टार्ट किया था 1938 में। इसका मुख्य काम था कि जो कांग्रेस के अंदर जो लिबरल लीडर्स थे उनके व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करना। तो मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही नेशनल हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश होना शुरू हुआ था। जो नेशनल हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर था, इसको पब्लिश करने वाली जो कंपनी थी, उस कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी ये। और आज़ादी के बाद इस कंपनी को कांग्रेस पार्टी ने एक्वायर किया, और ये नेशनल हेराल्ड जो है वो मोर और लेस कांग्रेस पार्टी के माउथ पीस की तरह, यानी कि कांग्रेस पार्टी के ओपिनियन को पब्लिश करती रहती थी। तो मुद्दा ये है कि नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू किया आज़ादी से पहले, लेकिन आज़ादी के बाद भी ये चलता रहा। और जो कंपनी इसको पब्लिश करती थी वो कंपनी कांग्रेस परिवार के लोगों के पास रहा। 2008 में जाकर के इस कंपनी को बंद करना पड़ा, क्योंकि इस कंपनी बहुत घाटे में थी। यह कंपनी लगभग 90 करोड़ से भी ज़्यादा का इसके ऊपर उधार था। तो इस कंपनी को इन्होंने बंद कर दिया, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स राहुल गांधी, सोनिया गांधी थे। इन्होंने इस कंपनी को बंद कर दिया। बाद में इस कंपनी को एक दूसरे कंपनी ने अक्वायर कर लिया जिसका नाम था यंग इंडिया लिमिटेड, और यंग इंडिया लिमिटेड में भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो डायरेक्टर्स थे। अभी 2012 में भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, इनको आप जरूर जानते होंगे, बहुत सारे पिटीशंस फाइल करते हैं, अलग अलग लीडर्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाते हैं। तो इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के ऊपर एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने जो ये एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को बेच करके और ये जो यंग इंडिया लिमिटेड से
ये जो नई कंपनी बनाई इन्होंने यंग इंडिया लिमिटेड, और इस यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को जो खरीद लिया है, इसमें कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का ही की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। यानी कि ये जो खरीद बेच हुआ है, यानी आप पहले से ओनर थे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के, आपने उस कंपनी के बाद एक दूसरी कंपनी बनाई और फिर इस नई वाली कंपनी ने पुरानी कंपनी को अक्वायर कर लिया। ये सब कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्लैक मनी था और ब्लैक मनी को छुपाने का उपाय लगाया है आपने इन सब तरीक़ों से। अब एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे ब्लैक मनी के एलिगेशंस लगे, वो हमें जानना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मुद्दा यह है कि ये जब एलिगेशन लगाया सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, फिर केस चलना शुरू हुआ। वो केस 10 साल से चल ही रहा है और उसी केस के कॉन्टेक्स्ट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को समन भेजा है कि आपको प्रस्तुत होना है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, ये एलिगेशन है आपके ऊपर, और इस कानून के वायलेशन के लिए आपको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास आना है फॉर इंक्वायरी। अब ये केस में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि नो वन इज़ गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज़ नेशनल हेराल्ड केस इन यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस, बट येस द क्वेश्चन दैट मे कम इज़ रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो सबसे पहले ज़रा समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लैक मनी is shown as legal money by concealing its illicit origin of the money। ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी ऐसा पैसा जो किसी इलीगल एक्टिविटी को करके रेज़ किया गया है, जैसे स्मगलिंग या ड्रग ट्रैफिकिंग करके रेज़ किया गया, तो वो पैसा ब्लैक मनी होगा। या ऐसा पैसा जिसका आपने अकाउंटिंग गवर्नमेंट को नहीं दिया है, जिस पे आपने टैक्स नहीं भरा है, वो है ब्लैक मनी। अब ब्लैक मनी का तो सीधा सीधा इस्तेमाल आप कर नहीं सकते, क्योंकि फिर सरकार आपसे सवाल पूछेगी, सरकार की अलग अलग एजेंसी सवाल पूछेंगी ये कहाँ से आया पैसा। तो ब्लैक मनी का मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। जैसे लॉन्ड्री में हमारे गंदे कपड़े धुल करके सफ़ेद हो जाते हैं, ठीक वैसे ही ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके वो लीगल मनी हो जाता है, वाइट मनी हो जाता है। तो ब्लैक मनी नॉर्मली, मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्मली इन प्रोसेसेस से गुजरता है। फर्स्ट प्रोसेस इज़ नोन एज प्लेसमेंट। पहले तो इसको किसी बैंक में जमा कराया जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस होता है लेयरिंग। लेयरिंग में कैसा होता है कि अलग अलग कंपनियों, मतलब उस पर दूसरा बैकग्राउंड दिया जाएगा कि भाई ये पैसा जो है इनका है। यानी कि मान लीजिए कि मेरे पास पैसा है ब्लैक मनी, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, मैंने आपके बैंक अकाउंट में जमा करा दिया और लेयरिंग के तौर पे मैंने कह दिया कि मैंने आपको ये पैसा दिया है क्योंकि आपने मुझे इसके बदले में कोई सामान बेचा है। तो ये हो गया लेयरिंग, मतलब चीज़ों को छुपाना। और यानी कि वो पैसा आपके अकाउंट में आ गया लीगल तरीके से। आपके पास एक स्कूटर है 50,000 का, और मैं उस स्कूटर को 10 लाख में ख़रीद लूँ और आपके अकाउंट में 10 लाख जमा कर दूँ और बैंक में मैं दिखा दूँ कि ये स्कूटर मैंने आपसे 10 लाख में ख़रीदा है, तो आपके अकाउंट में तो आ गया 10 लाख और वो 10 लाख हो गया वाइट मनी, जबकि मैंने वो 10 लाख जनरेट किया था लीगल तरीके से। तो मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, स्टेप बाय स्टेप ऐसा किया जाता है। पैसा डाला जाता है, उस पर लेयरिंग चढ़ाई जाती है कि इससे ये पैसा यहाँ से आया, वहाँ से आया, और फिर उसको नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया जाता है कि जिस इंसान ने पैसा डाला था वापस उस इंसान को वो पैसा मिल जाए। वो 10 लाख लेकर के आप मेरी ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो दिस इज़ हाउ देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। अब सारे स्टेप्स में तो आपको जाना नहीं है, आपको खुद तो मनी लॉन्ड्रिंग करना नहीं है, बट यू शुड नो ब्रीफली देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज एक्यूमुलेटिंग द मनी फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। पहले तो पैसा कमाओ, काला धन। फिर प्लेस द मनी इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, बैंक वगैरह में रखो। ट्रांसफ़र द मनी टू हाइड द ओरिजिन ऑफ द फंड। इसको अलग अलग एक बैंक में रखा, फिर वहाँ से फिर म्यूचुअल फंड में डाला, म्यूचुअल फंड से कहीं और डाला, इसी को कहते हैं लेयरिंग। और अलग अलग लोगों के अकाउंट में डाला और फिर वहाँ से किसी दूसरे के अकाउंट में, मान लीजिए आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो वहाँ से उसको पेमेंट करा दी और आपने गाड़ी खरीद ली। तो दिस इज हाउ मनी लॉन्ड्रिंग इज डन। तो हमें समझना है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो कानून लाया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, उसके क्या क्या प्रोविजंस है। दिस लॉ वाज ब्रॉट इन 2002, इट केम इनटू फोर्स इन 2005। और इसी लॉ के अंतर्गत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा है, क्योंकि इन्होंने जो एक कंपनी से को दूसरे कंपनी को बेचा है, कहीं ना कहीं ये लेयरिंग वाली एक्टिविटी चल रही थी। ऐसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मानना है, सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है। एक कंपनी का पैसा दूसरे में डाला, दूसरे से तीसरे में डाला, यू आर डूइंग दैट लेयरिंग एक्टिविटी। तो देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुख्य पर्पस है ऑफ कोर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, कन्फिस्केट एंड सीज द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉन्ड्रेड मनी। तो अगर कोई पैसा प्रूफ हो जाता है कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग
वाला पैसा है तो उसको जब्त भी कर लिया जाता है, कन्फिस्केट भी कर लिया जाता है। उसके अलावा और भी कोई सारी एक्टिविटी जो मनी लॉन्ड्रिंग से इन्वॉल्व है, रिलेटेड है, वो सब इसमें आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को 2012 में अमेंड किया गया, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया। फॉर एग्जांपल देखिए, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट मियर पोजेसन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज नाउ ऑफेंस। तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास काला धन है और मैंने आपके अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो अब आपको भी सजा मिलेगी अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। दिस इज व्हाट इट सेज कि मियर पोजेसन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज नाउ एन ऑफेंस। इट मीन्स इफ एक्स डिपॉजिट्स टेंटेड मनी या ब्लैक मनी इन द अकाउंट ऑफ वाई, देन वाई ऑल्सो विल बी पनिश्ड। उसके अलावा अगर पेनाल्टी की बात की जाए तो पहले कैसा था कि मैक्सिमम फाइन 5 लाख का लग सकता था इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले तक, लेकिन इस अमेंडमेंट को ला करके पेनाल्टी की लिमिट हटा दी गई है। अब आप पे कितना भी फाइन लग सकता है, देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑफ फाइन। अर्लियर इट वाज ₹5 लाख। आपको 3 साल से लेकर के 7 साल तक की सज़ा हो सकती है इफ़ वन इज़ इंगेज्ड इन और प्रूव्ड गिल्टी इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अर्लियर देयर वाज अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 30 lakhs कि मिनिमम 30 लाख तक का घोटाला होगा या इश्यूज होंगे तभी जाकर के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत वो केस लिया जाएगा। बट नाउ सच थ्रेशोल्ड लिमिट हैज़ बीन रिमूव्ड, यानी कि अ पर्सन कैन बी बुक्ड इवन फॉर लॉन्ड्रिंग ₹10,000। तो 10,000 का भी अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है तो यू कैन बी बुक्ड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Astra Mark 1 missile and this topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। तो अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के बारे में जरा पहले समझते हैं। अस्त्रा मार्क 1 इज ए बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है कि इसका रेंज लगभग 20 नॉटिकल माइल्स का है। तो उस वैसे मिसाइल्स जो 20 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक मार कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। 20 नॉटिकल माइल्स किलोमीटर्स में लगभग 37 किलोमीटर्स होता है। उसके अलावा इट इज़ एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर मिसाइल मतलब ये इस तरीके से किसी एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट पे ये से ही फायर किया जा सकता है और किसी दूसरे एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एयरबॉर्न एयर टू एयर मिसाइल। Air to air missiles are fired from an airborne asset to destroy any other airborne asset। ये जो अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO। इसकी स्पीड जो है वो मैक 4 तक है। मैक मतलब होता है, मैक 1 स्पीड का मतलब होगा स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ साउंड। तो अगर मान लीजिए कि किसी मिसाइल का स्पीड है मैक 1, यानी कि वो साउंड के स्पीड के बराबर लगभग चल रहा है, 330 मीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ चल रहा है, राइट। अभी मैक 1 से कम होगा तो इसका मतलब है कि इट इज़ सबसोनिक। मैक 1 अगर स्पीड है तो वो ट्रांससोनिक। मैक 1 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक मिसाइल्स वो होते हैं जिनका स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा होता है, यानी कि देयर स्पीड इज़ मोर देन मैक 1। और हाइपरसोनिक वो मिसाइल्स होते हैं जिनका स्पीड मैक 5 से ज़्यादा होता है, यानी कि देयर स्पीड इज़ 5 times मोर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अगर मैक नंबर की बात की जाए विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब एयरक्राफ्ट स्पीड, इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर अर्नेस्ट मैक विच हु वॉज एन ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट हु फर्स्ट डिवाइज दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट्स। अब ये अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल जैसा कि मैंने आपको बताया एयर टू एयर मिसाइल है, तो इसको सुखोई 30 MK1 पे ऑलरेडी इंटीग्रेट किया जा चुका है। अब इसको बाकी सारे फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस या मिग पे भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। करंट न्यूज़ यही था, छोटा सा न्यूज़ है, करंट न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मार्क 1 अस्त्रा मार्क 1 तो बहुत पहले डेवलप कर लिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अस्त्रा मार्क 1 बनाने के ऑर्डर्स दिए हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, जो भारत सरकार की दूसरी कंपनी है डिफेंस के अंदर। तो इसको ऑर्डर्स दिए हैं अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल्स बनाने के लिए, ताकि वो बाकी सारे एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस या मिग में वो उसको इंटीग्रेट कर पाएँ। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, येट अस्त्रा मार्क 1 वाज इन न्यूज़, सो यू शुड बी नोइंग इट्स फीचर्स। इस टॉपिक पे इस तरह का प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लिक्विड नैनो यूरिया। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस GS पेपर 3 एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उनको किन किन तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। तो उनको बेसिकली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन ये सब तो चाहिए ही होता है जिससे वो बने होते हैं इनफैक्ट।
उसके अलावा जो मेन न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उनको होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको हम लोग कहते हैं NPK। तो इनको हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, दीज आर द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। और हर फर्टिलाइजर में NPK होता है इन जनरल। उसके अलावा ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन, जिंक, मॉलिब्डेनम, सल्फर, कॉपर, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। सो these are macronutrients, most essential nutrients required by plants, and these are micronutrients, nutrients required by other important nutrients required by plants। तो फर्टिलाइजर्स में ये होता है NPK। अलग अलग फर्टिलाइजर्स की बात की जाए, इंडिया के अंदर जो पॉपुलर फर्टिलाइजर्स हैं, एक तो पॉपुलर फर्टिलाइजर ऑफ कोर्स यूरिया, आपने नाम जरूर सुन रखा होगा। यूरिया के अंदर 46%, अगर पूरा का पूरा यूरिया का एक पैकेज है तो उसमें 46% तक नाइट्रोजन होता है, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम नहीं होता। दूसरा डायमोनियम फास्फेट, उसमें नाइट्रोजन 18%, फास्फोरस 46%, पोटेशियम नेग्लिजिबल होता है। अभी अगर यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर की बात की जाए तो कैसे ये काम करता है, ज़रा ये भी देखो। यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर, जैसे आप यूरिया ऐसे डालोगे तो यूरिया जो है सॉइल में जाकर के मिक्स हो जाएगा एंड इट विल रिलीज ए काइंड ऑफ एंजाइम जिसका नाम है यूरेज एंजाइम। इस यूरेज एंजाइम से फिर नाइट्रेट निकलता है जो प्लांट्स के रूट्स में जाता है और प्लांट्स को फिर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट इज़ नाइट्रोजन का सप्लीमेंट मिलता है। तो यूरिया फर्टिलाइजर, यूरेज एंजाइम, नाइट्रेट दैट सप्लाइज नाइट्रोजन टू द प्लांट्स स्ट्रोमाटा। अभी इस करंट न्यूज़ ये है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया तरह का यूरिया प्लांट का इनॉग्रेशन किया है इन कलोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इट इज़ लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट, इस तरीके का लिक्विड टाइप। अभी तक कैसा ऐसा पाउडर फॉर्म ऑफ यूरिया मिलता था जिसमें 46% नाइट्रोजन होता था। अब इस तरह का लिक्विड यूरिया प्लांट, लिक्विड यूरिया का नया प्लांट खोला गया है कलोल गुजरात में। इट हैज़ बीन, दिस लिक्विड यूरिया विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इफ्को, ऐसे ही गवर्नमेंट प्रमोटेड कंपनी है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। लिक्विड नैनो यूरिया जो है, इसमें यूरिया का इस्तेमाल किया जाएगा नैनो पार्टिकल्स के फॉर्मेट में, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसको लिक्विड में डिसॉल्व करके इसका इस्तेमाल किया जाएगा एज ए लिक्विड नैनो यूरिया फर्टिलाइजर। लिक्विड नैनो यूरिया जो है वो नॉर्मल यूरिया, जो ये पाउडर्ड यूरिया है, उसके तुलना में काफ़ी बेटर है इन ऑलमोस्ट ऑल कॉन्टेक्स्ट। तो किन किन मामलों में लिक्विड नैनो यूरिया जो है वो कन्वेंशनल यूरिया से बेहतर है, वो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट के मामले में, फॉर एग्जांपल ये 500 मिलीलीटर का, यानी कि आधा लीटर का जो लिक्विड नैनो यूरिया है वो 240 रुपये का आता है, जबकि ये 50 केजी का जो यूरिया का बैग है ये 3500 से 4000 रुपये का आता है, जबकि इफेक्टिवनेस दोनों की बराबर है। तो इस 500 मिलीलीटर लिक्विड यूरिया इज इक्विवेलेंट टू 50 केजी ऑफ यूरिया। और प्राइस में देखो कितना अंतर, ये 240 रुपये का, ये 3500 से 4000 रुपये तक का। तो रिड्यूस कॉस्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, हर मामले में बेहतर है। सरकार के लिए भी बचत है क्योंकि सरकार यूरिया पे कभी ज़्यादा सब्सिडी देती है, तो अगर लिक्विड नैनो यूरिया का इस्तेमाल होगा तो सब्सिडी देना नहीं पड़ेगा, तो सरकार के लिए बचत होगा। उसके अलावा यूरिया बहुत ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट बिल हमारा जो हाई हो जाता है बिकॉज इंपोर्ट ऑफ यूरिया, वो भी कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर लिक्विड यूरिया की बात की जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्मेट में है, तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, स्ट्रोमेटाज होते हैं, वो ईजिली इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज वाई एफिशिएंसी ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया इज अबाउट 85 to 90%, जबकि कन्वेंशनल यूरिया का बस 25%। इसके अलावा जो कन्वेंशनल पाउडर वाला यूरिया होता है उसको अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो मॉइस्चर होने के कारण वो इस तरह का केक बन जाता है, जिसके बाद इसका इस्तेमाल करना कठिन हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम लिक्विड नैनो यूरिया में नहीं है। उसके अलावा लिक्विड नैनो यूरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लांट्स में एकदम टारगेटेड तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई लिक्विड यूरिया पानी में मिक्स होकर के ऐसे सॉइल के ऊपर फैलता नहीं है। नॉर्मल यूरिया कैसा है कि आपने नॉर्मल यूरिया डाला तो पूरी तरह से तो एब्जॉर्ब होगा नहीं प्लांट में, उसके ऊपर से आपने अगर इरिगेशन कर दिया तो पानी के साथ इस तरह का यूरिया फैल जाता है, पाउडर्ड यूरिया, और वो फिर यूरिया फैलने के बाद इस तरीके से सॉइल को सलाइन कर देता है, सॉल्टी कर देता है, विच रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओवरऑल इस तरह का जब यूरिया होता है, जो नॉर्मल पाउडर्ड यूरिया है, उसको अगर हम इस्तेमाल करते हैं और फिर इरिगेशन कर देते हैं तो इस तरीके से जब वो फैल जाता है तो इट कैन लीड टू सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, इट कैन लीड टू रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इट कैन ऑल्सो लीड टू सॉइल वाटर एंड एयर पॉल्यूशन।
तो salinity ऑफ द सॉइल ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर या यूरिया, जिसको कुछ हद तक काउंटर किया जा सकता है विथ यूज ऑफ लिक्विड नैनो यूरिया। अब इस टॉपिक के बेसिस पे इस तरह का सवाल हमने आपको दे रखा है। ये सवाल एक्चुअली यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 में आया था। इसको आप बेसिक दिमाग लगा करके कॉमन सेंस से इसको कर सकते हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स इज रिलेटेड टू वेस्ट एशिया, और इसको अगर अरेंज किया जाए तो सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल, एंड देन ऑफकोर्स गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड देन नेट एक्सपोर्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।